शिवाय ने अपने दोनों कंधे उचका दिए जैसे कह रहा हो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं उसे देख राजवीर का मुंह बन गया। उसका बना हुआ मुंह देख सिया की हंसी छूट गई, जिसे देखते ही आरोही और प्रिया ने जो अब तक अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी थी, उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। अब तो राजवीर अच्छा खासा चिढ़ गया। वो चिढ़ते हुए प्रिया के बगल में बैठ उसकी तरफ निवाला बढ़ाते हुए बोला, यार ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो आप सब इतना हंसे जा रहे हैं? चाचू, सीरियसली आप मासी से डरते हुए बड़े ही क्यूट लगते हैं, बस इसीलिए हम सब हंस रहे हैं। इससे नहीं डरूंगा तो किससे डरूंगा, ये तो जान है मेरी, इसी के लिए तो मैंने भाभी के सामने इतने बड़े बड़े डायलॉग फेंके थे। राजवीर एक लंबी मुस्कान लिए अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, जिससे प्रिया के चेहरा शर्म से लाल हो गया। वहीं सिया तो एक बार फिर खिलखिला उठी। उसे इस तरह खुश देख बालकनी में खड़े रुद्र के होठ अनायास ही खिल गए। उसके पैर भी अब नीचे जाने तो आतुर हो गए थे, जिसका एहसास उसे खुद नहीं था। इधर मीरा माहिरा और वीर के साथ रेस्ट करने जा ही रही थी कि उन्हें इस तरह हंसते देख उनके पास आ गई। क्या बात है आरोही जी, आप सब इस तरह से हंस क्यों रहे हैं भई? हमें भी बताइए, हम भी हंसेंगे। मीरा आओ बैठो ना, ऐसे ही हम सब बात कर रहे थे। आरोही ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, तो मीरा उसके पास बैठ गई। वीर भी अब शिवाय और राजवीर के साथ बैठ चुका था। चूंकि अब तक आरोही और प्रिया का खाना भी हो चुका था, तो सब अब आराम से बैठे थे। माहिरा तो बड़े ही मजे से सिया के साथ बैठ ये जानने की कोशिश में थी कि प्रिया का चेहरा लाल क्यों है। वही अर्णव और शिव्या भी अब तक उन सबके गैंग में शामिल हो चुके थे, जिसमें सपना जी, अर्जुन जी के साथ आरव और अनिशा भी थे। अब जब सब एक साथ इकट्ठा हो तो भला हमारी निधि कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी अपनी जाने मन को ढूंढते हुए आ गई, जिसके पीछे कबीर बाबू भी थे। शिखा जी और अशोक जी पहले ही अपने कमरे में जा चुके थे। नीचे से आते शोरगुल की आवाज से रूही भी वहीं आ गई। माहिरा को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी आंखें मटकाते हुए प्रिया से बोली, वैसे डीएम आंटी आपका चेहरा इतना रेड रेड क्यों हो रहा है? अभी प्रिया कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर बड़ी ही इंटेंस नजरों से उसे देखते हुए बोला, वो क्या है ना बेटा, तुम्हारी डीएम आंटी को अब वो वक्त याद आ रहा है जब मैंने इनका हाथ इनकी दीदी से मांगा था। क्यों सही कहा ना मैंने डीएम साहिबा? प्रिया की बातों से तो सभी बड़ी ही क्यूरियोसिटी से ये जानना चाहते थे आखिर उसने किस तरह से आरोही से बात की थी। वहीं प्रिया का मन कर रहा था कि राजवीर को ले जाकर कमरे में बंद कर दे और फिर वही उसकी अच्छे से कुटाई करे, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कर नहीं सकती थी। वो पल याद करते ही निधि तो मस्त ताली बजाकर हंसते हुए बोली, यार क्या गजब सा सीन था वो, लेकिन हाँ ठीक ठाक था। अगर मेरा बस चलता तो मैं पीयू की शादी ही नहीं होने देती, लेकिन तुम्हारा चला नहीं ना। कबीर तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला। अभी कोई और कुछ कहता उससे पहले ही माहिरा तपाक से बोल पड़ी, हाउ स्वीट, आप सबकी लव स्टोरी देख तो मेरे दिल में ये जानने के लिए क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप सबको अपनी अपनी पार्टनर कैसी लगती है। तो प्लीज अब आप सब अपने अपने पार्टनर के बारे में बताइए ना। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एकदम सिंपल है। मुझे तो अपनी जाना बहुत ही प्यारी लगती है। नो नो अंकल ऐसे नहीं,
थोड़ा अच्छे से रोमांटिक लहजे में डिस्क्राइब करिए। क्यों आंटी, हम ठीक कह रहे हैं ना? उसकी बात पर आरोही सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। शिवाय की नजरें अब तो अपनी जाना पर और भी गहरी हो गई। उसे कुछ ना बोलते देख मीरा चहकते हुए, हाँ मिस्टर रघुवंशी, अब बता भी दीजिए। वेल मिसेस सिंघानिया, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके वीर जी को भी आपके लिए कुछ कहना होगा। हाँ तो कहेंगे ही ना। वीर जी, आप हमारे लिए चंद शब्द कह लेंगे ना? उसने बड़ी ही मासूमियत से वीर को देख अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए कहा। वीर बाबू तो अपनी बीवी की मासूमियत के कायल थे ही। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसके गाल सहलाते हुए कहा, बीवी, तुम चंद शब्दों की बात कर रही हो, मैं तो पूरी किताब लिख सकता हूँ तुम पर। अब तो माहिरा ने जो सिटी बजाई, उसे सब देखते ही रह गए। वहीं वहां अभी अभी शौर्य के साथ आए देव ने अपना सिर हिला दिया। इतने में शिवाय की आवाज सबक कानों में पड़ी, जिससे सभी की नजरें वापस उसकी तरफ चली गई। शिवाय एक दिलकश मुस्कान के साथ गुनगुनाते हुए गहरी नजरों से आरोही को देख, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी? चांद ने कहा, चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। माहिरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिवाय को देख रही थी। वही आरोही की नजरें शर्म से बोझिल हो चली थी। शिवाय आरोही का हाथ पकड़ होठों से लगाते हुए, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी? चांद ने कहा, चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। अब तो माहिरा और सिया खिलखिला उठी। सभी के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही खूबसूरत स्माइल थी कि तभी राजवीर प्रिया को देख गुनगुनाते हुए, मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा हर जगह सबाब, तेरा ढूंढा कलियों से मिसाल, तेरी पूछी फूलों ने जवाब तेरा ढूंढा। प्रिया तो राजवीर की तरफ देखती ही रह गई, जिसे देख राजवीर ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमी, ऐसा फूल है कहीं? बाघ ने कहा, हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। कबीर ने निधि का हाथ पकड़ अपनी तरफ कर उसक चीन पर उंगली रख उसका चेहरा ऊपर कर एक लंबी मुस्कुराहट के साथ बोला, जिसे सुनते ही निधि के चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। वहीं अब सभी बच्चों की नजर आरव पर जम चुकी थी। रूहांश भी खुद को काफी हद तक रिलैक्स कर उन सब में शामिल हो चुका था। उसने आरव के गले में अपने हाथ फंसाते हुए बोला, डैड, अब मम्मा के लिए कुछ आप भी तो कहिए। आरव अनीशा को देख हंसते हुए, चाल है कि मौज की खानी, जुल्फ है कि रात की कहानी, होठ है कि आईने, कम्बल के आंख है कि मयगदों की रानी। अब तो रूहांश और सिया एक साथ हूटिंग करने लगे, जिसमें निर्वी के साथ साथ अव्या भी शामिल थी। तभी अर्नब शिव्या को पीछे से अपने बाहों में भरते हुए, मैंने पूछा जाम से फलक हो या जमी, ऐसा मैं भी है कहीं? जाम ने कहा, मैं किसी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। अव्या तो अपने मम्मा और डैड की नजर ही उतारने लगी। उसकी इस हरकत पर शौर्य मुस्कुराए बिना रह ना सका। वही अब मीरा मुंह बनाते हुए वीर को देख रही थी, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था। इसीलिए उसका मुंह गोलगप्पे की तरफ फुला हुआ था।
जिसे देख वीर को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अब उसने उसे ज्यादा ना तड़पाते हुए अपने सर्द आवाज में गुनगुनाया, जिसे सुन मीरा की आंखें बड़ी हो गई। खूबसूरती जो तूने पाई, लूट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख्याम की रुबाई। मीरा तो शर्म से अब वीर की तरफ देख ही नहीं रही थी, जिसे देख वीर धीरे से उसके कान में, बीबी अब तो एकदम लालू टमाटर लग रही हो, जिसे देख मन कर रहा है अभी खा जाऊं। धतत, आप भी ना। मीरा शर्म से अपना चेहरा और झुकाते हुए बोली। वही शिवाय अपनी आइमरी उचकाते हुए वीर की देख रहा था, जिसे देख वीर ने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ा लिए। जिसे देखते ही शिवाय धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, समधी अकड़ू। अब जब सभी अपने अपने पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ कह रहे थे तो भला अर्जुन जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने कुर्ते का आस्तीन ऊपर चढ़ाया और बड़े ही स्टाइल से सपना जी के चेहरे को देख गुनगुनाए। मैंने पूछा शायरों से, ऐसा दिलनशी ऐसा शेर है? कहीं शायर ने कहा, शायरी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, अब तो जहां सपना जी ने अपना पल्लू मुंह में दबा लिया वहीं आरव, रूहांश, राजवीर, शौर्य, शिवाय, कबीर के साथ साथ अर्णव भी हूटिंग करने लगे। उन दोनों का प्यार देख देव और वीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वैसे स्माइल तो किसी और के चेहरे पर भी थी। वहां से थोड़ी दूर सोफे पर बैठा रुद्र, जो कब ऊपर कमरे से नीचे आया उसे खुद नहीं पता चला, वो भी मुस्कुराए बिना न रह सका। हंसी मजाक का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो बढ़ता ही गया, और इतना बढ़ गया कि किसी को समय का आभास ही नहीं हुआ। मीरा की नींद से बोझिल आंखें देखते ही वीर बिना किसी पर ध्यान दिए उसकी तरफ बढ़ गया। उसे अपने सामने देख मीरा नासमझी से उसे देख बोली, वीर जी क्या हुआ? बीवी, टाइम बहुत हो गया है, चलो अब मुझे नींद आ रही है। अरे पर मैंने कहा ना मुझे नींद आ रही है, और तुम्हें तो पता ही होगा मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। वीर ने जैसे ही ये कहा वहां बैठे सभी के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई, जिसे महसूस करते ही मीरा का चेहरा वापस शर्म से लाल होने लगा। वीर को जैसे किसी से कोई फर्क ही ना पड़ता हो, उसने अब भी बिना किसी पर ध्यान दिए मीरा को एक झटके में गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसे देखते ही पीछे से शिवाय शरारती मुस्कान लिए चिल्लाया, क्या बात है समधी जी, आपकी अकड़ तो सिर्फ मिसेस सिंघानिया के सामने ही झुकती है। समधी जी, आप मिसेस रघुवंशी पर फोकस करिए, ऐसा ना हो आज आपको बाहर ही सोना पड़े। वीर भी कहाँ कम था, उसने भी बिना पीछे मुड़े शिवाय पर तंज कसा, जिसे सुनते ही शिवाय का मुंह खुला का खुला रह गया, जिसे देखते ही सबकी हंसी छूट गई। रूही को भी जोरों से नींद आ रही थी तो वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। राजवीर ने तो वीर के जैसे ही प्रिया को गोद में उठाया और बड़े ही स्टाइल से कमरे की तरफ बढ़ गया। अब उन दोनों को देख हमारे कबीर, शिवाय, आरव और अर्णव कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना निधि, आरोही, अनीशा और शिव्या को संभलने का मौका दिए उन्हें गोद में उठा लिया। उन्हें इस तरह से देख एक बार फिर से शौर्य, रूहांश के साथ साथ माहिरा ने जोर से सीटी बजा दी, जिसे सुनते ही सिया ने अपने कान पर हाथ रख लिया। सिया दी, मुझे ना बड़ी जोर की नींद आ रही है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। आप प्लीज जल्दी आइएगा। नीरू तुम चलो, हम पानी लेकर आते हैं। सिया बड़े ही प्यार से निर्वी से
बोली अब तक सभी बच्चे भी वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए थे। इधर अर्जुन जी के साथ कमरे की तरफ बढ़ रही सपना जी शर्माते हुए बोली, ए जी, आपको क्या जरूरत थी यूं सबके सामने हमारे लिए गाना गाने की? साहिबा, क्यों नहीं जरूरत थी, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हम अपनी साहिबा के लिए क्या महसूस करते हैं। ए जी, आप भी ना, अब इस उम्र में बच्चों के सामने ऐसी हरकत करना अच्छा लगता है क्या? उम्र से आपका क्या मतलब है साहिबा? अगर आपको लगता है कि हम बुढ़े हो गए हैं तो आप गलत है। अगर यकीन ना हो तो जैसे अभी सब बच्चे अपनी अपनी पत्नियों को उठाकर ले गए हैं, ऐसे हम भी आपको उठा सकते हैं। ए जी, आप ऐसा कुछ सोचिएगा भी मत। हम मानते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है तो इसका मतलब ये तो थोड़ी है ना कि आप इस उम्र में अपनी हड्डियां तुड़वा ले। सपना जी अपनी हंसी दबाते हुए बोली। अब तो अर्जुन जी का मुंह बन गया, जिसे देखते ही सपना जी की हंसी छूट गई। साहिबा, ये आप अच्छा नहीं कर रही है। आप दबे शब्दों में हमें बुढ़े होने का आभास करवा रही है। ए जी, आप तो सीरियस हो गए, हम तो बस मजाक कर रहे थे आपसे। इतना सुनना था कि अर्जुन जी दरवाजा बंद कर पीछे से उन्हें अपने बोहों में भरते हुए बोले, तो साहिबा, हम भी कौन सा असली वाले सीरियस है, हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। वैसे सच बताइए, क्या हम सच में बूढ़े लग रहे हैं? ए जी, हमने तो ऐसे ही कह दिया था, वरना आप तो अभी भी आरव के बड़े भाई लगते हैं। सपना जी बड़े ही प्यार से उनकी तरफ मुड़ उन्हें देखते हुए बोली, जिसे सुनते ही अर्जुन जी का सीना चौड़ा हो गया। इधर सिया जैसे ही पानी से भरा जग लेकर कमरे की तरफ बढ़ी कि सामने रुद्र को देख उसके पैर ठिठक गए। दोनों हाथ जेब में डाले रुद्र उसे ही देख रहा था। उसे इस तरह खुद को देखते देख सिया की धड़कने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो अब जल्द से जल्द वहां से भागना चाहती थी ताकि उसके आंखों में छुपे भाव रुद्र को पता ना चल सके। वो जैसे ही रुद्र के बगल से निकली कि रुद्र की आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें मींच ली। तुमने उस लड़के से बात की? रुद्र उसी तरह सामने देखते हुए बोला, जिसका जवाब शायद रुद्र के पास भी नहीं था, या फिर वो इसका जवाब देना ही नहीं चाहती थी। उसे कुछ न बोलते देख रुद्र अब चलते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखते ही सिया ने अपनी पलकें झुका ली। तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। जी जी, वो हम हाँ या ना में जवाब दो। तुमने उस लड़के से बात की या नहीं? रुद्र ने गुस्से और सर्द लहजे में दोबारा उससे पूछा। वही उसकी इतनी सर्द आवाज सुनते ही सिया अपनी जगह खड़ी खड़ी कांप गई। लेकिन फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और धीमी आवाज में बोली, नहीं, उस लड़के का एड्रेस और नंबर मुझे दो, में भी देखता हूँ वो कैसे किसी और से शादी कर सकता है। क्यों बताएं हम आपको, और क्यों जानना चाहते हैं आप उस लड़के को? आप जिससे शादी कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए ना। क्यों हमेशा हमारी तरफ देखते रहते हैं? देखिए मिस्टर हैंड, हमारा मतलब है कि अगर आप हम पर ध्यान देने के बजाय रूह दी पर ध्यान देंगे तो ये आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हम अपना देख लेंगे। गुस्से में सिया ने क्या क्या कह दिया उसे कुछ समझ ही नहीं आया, और अब इसका परिणाम क्या होगा शायद इससे वो अनजान थी। गुस्से में मुंह बनाते हुए वो अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए बोली, जब हम चाहते थे कि ये हमसे बात करे
तब तो ऐसे दूर भागते थे जैसे हम में कांटे लगे हैं, और अब जब हम किसी तरह खुद के दिल को समझा बुझाकर उनसे दूर रह रहे हैं, तो ये हमारे करीब आते चले जा रहे हैं। क्यों जानना है इन्हें कि हम किससे प्यार करते हैं? अब इनकी कैसे बताएं कि हम इन्हीं अकड़ू खड़ूस से प्यार करते हैं, और शायद करते रहेंगे। हम जानते हैं कि ये गलत होगा, लेकिन हम क्या करें कि हमारे वश में नहीं है। सिया, तुमने ठीक किया उनसे ऐसे बात करके। अब वो तुझ पर ध्यान नहीं देंगे और अपनी शादी पर फोकस करेंगे। जैसे ही ये शादी होगी हम भी दादू के साथ लंदन चले जाएंगे, क्योंकि हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उन्हें रूह दी के साथ देख पाए। अपनी आंखों में आए नमी को साफ कर सिया चुपचाप निर्वी के बगल में लेट गई। वही रुद्र का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। अभी सिया ने जिस तरह से उससे बात की, ये सोच सोच कर ही उसके हाथों की नसें बाहर आने को आतुर थी। सही कहा तुमने, मुझे रूही पर फोकस करना चाहिए। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हारा सामना रियल रुद्र सिंघानिया से होगा। मन ही मन डिसाइड कर गुस्से में कांपता हुआ रुद्र वापस अपने कमरे में आ गया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया, दोनों हाथों से अपने बाल खींचते हुए वो कमरे में इधर से उधर घूमने लगा। उसका दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका था। एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो चुकी थी। पूरा बैंक्वेट हॉल मेहंदी के गाने में झूम रहा था। कुछ महिलाएं ढोलक की थाप पर शादी के गाने गा रही थी, तो कुछ रूही के खूबसूरती को सराह रही थी। ग्रीन कलर का लहंगा पहने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रही रूही इस वक्त बेहद खुश नजर आ रही थी। आरोही और शिखा जी उसके बगल में बैठ मेहंदी आर्टिस्ट को समझा रही थी कि कौन सा डिजाइन लगाना है। हालांकि उनके हाथों पर भी मेहंदी वाली लड़कियां मेहंदी लगा रही थी, लेकिन बेटी की शादी हो तो मां के चेहरे पर खुशी के साथ साथ उससे बिछड़ने का दुख भी रहता है। यही हाल आरोही का था। बेशक से उसने रूही को जन्म ना दिया हो, लेकिन प्रिया के बाद रूही ही थी जिसे उसने एक मां के जैसे ही प्यार किया था। मुंबई आने के बाद भी उसकी कितनी रो रो कर गुजरी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दिल रूही के मासूम चेहरे को देखने के लिए तरसता था। जब उसे सिया मिली तब जाकर कहीं वो रूही पर से अपना ध्यान हटा पाई थी। सामने वाले सोफे पर बैठी निधि उसकी हालत अच्छी तरह से समझ रही थी। आखिर वही तो थी जो उसे अच्छी तरह संभाल लेती। उसने मेहंदी वाली लड़की को 1 मिनट रुकने को कहा और उठकर आरोही बगल में बैठ गई। जाने मन क्या सोच रही हो निधि, हमें समझ नहीं आ रहा है हम हंसे या फिर रोए। कल हमारी रूह हमसे दूर चली जाएगी। जाने मन, ये तो एक न एक दिन होना ही था। तुम उसके चेहरे पर खुशी देख रही हो, कितनी खुश है वो देखो। और फिर दूर कहाँ है, यही मुंबई में ही तो जा रही है। वैसे भी अगर तुम उसे इतना ज्यादा मिस करोगी तो अपने मिस्टर रघुवंशी को लेकर रूही के साथ तुम भी चली जाना। क्या कहती हो? नहीं, वो क्या है ना, तुम्हारे मिस्टर रघुवंशी तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे ना। मैं इसलिए कह रही हूँ। भाभी जी, आप कहे तो भाई को हम बुलाए। लगता है आप उनके बिना रह नहीं पा रही है, इसीलिए ऐसा कह रही है ना। आरोही अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली। तो निधि अपनी हंसी दबा इधर उधर देखने लगी। सभी लेडीज मेहंदी लगवा रही थी तो सभी जेंट्स शाम के संगीत की तैयारियां देख रहे थे।
अव्या अपने दुपट्टे को कंधे पर सही करते हुए आ ही रही थी कि सामने से आते शौर्य से टकरा गई। अभी वो गिरती उससे पहले ही शौर्य ने उसे कमर से थाम लिया। गिरने के डर से अव्या ने तो अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी, वहीं शौर्य तो उसके चेहरे को ही देखने में खो गया था। अव्या को जब महसूस हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी है, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने शौर्य का चेहरा इतने नजदीक देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। हेलो, अब मुझे छोड़ेंगे भी या ऐसे ही पूरी जिंदगी रहने का इरादा है आपका? तुम कहो तो पूरी जिंदगी ऐसे रहने को रेडी हूँ। शौर्य उसकी बड़ी बड़ी पलकों को ऊपर नीचे होते देख बोला। वहीं उसका जवाब सुन अव्या के चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा। ये फ्लर्ट आप जाकर कहीं और करिएगा, क्योंकि आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। और अब हमें जाने दीजिए, अभी हमें मेहंदी लगवाना है। दाल तो अब यही गलेगी, क्योंकि अब इस प्रेशर कुकर की नजर तुम पर ठहर गई है। और हाँ, अपने हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगवाना, देखना कितना गहरा रंग आएगा। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आपका नाम लिखवाने से अच्छा मैं डायनासोर का नाम ना लिखवा लूं। बड़े आए मुझे बताने वाले, मेरा नाम लिखवाना। डमरू कहीं का। गुस्से में लाल पीली होती अव्या ने शौर्य को जोर से धक्का दिया, जिससे वो 2 कदम पीछे हो गया। उसे एक नजर देख अव्या अपना मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। वहीं शौर्य बाबू ने तो उसकी इस अदा पर अपने दिल पर हाथ रख लिया। अव्या बड़बड़ाते हुए सभी के पास आई। उसे देख शिव्या, जिसके दोनों हाथ में मेहंदी लग चुकी थी, बोली, अव्या बेटा, आओ तुम भी मेहंदी लगवा लो। अव्या ने हाँ में सिर हिलाया और आकर उसके पास बैठ गई। मेहंदी वाली लड़की ने उसके हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू भी कर दिया। इधर अनीशा के बगल में बैठी मीरा शर्म से गड़ी जा रही थी, क्योंकि अनीशा सबको बता रही थी कि किस तरह उसकी शादी में वीर ने मीरा के हाथ पर पहाड़ और झोपड़ी बनाई थी, जिसे सुनते ही सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। तभी रूही हंसते हुए बोली, वैसे आंटी अंकल बड़े ही गुस्से वाले लगते हैं, लेकिन आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, ये उनकी आंखों में ही दिखता है। अरे भई, वो इनसे कितना प्यार करते हैं, ये तो हमने कल ही देख लिया था। इनकी पलकें नींद से बोझिल क्या हुई कि मिस्टर सिंघानिया को भी नींद आने लगा। शिव्या ने जैसे ही कहा कि एक बार फिर सब हंसने लगे। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही वीर जूस का ग्लास लिए मीरा की तरफ आता दिखा। सबको पल भर में साइलेंट मोड पर जाते देख मीरा ने झट से पलके उठा सामने देखा कि उसने जोर से अपनी आंखें भींच ली। बीवी, चलो ये जूस फिनिश करो, सुबह तुमने ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं किया था। वीर ने बिना किसी पर ध्यान दिए मीरा के सामने जूस का ग्लास बढ़ा दिया। मीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अजर एक सरसरी निगाह वहां बैठी सभी महिला मंडली पर डाली, जो शरारती नजरों से उसे ही देख रही थी। मीरा का मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए। बीवी, हाँ, हमारा मन नहीं है अभी। बीवी, मन नहीं है तब भी इसे फिनिश करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मीरा ने अब बिना ना नुकुर किए एक सांस में ही जूस खत्म कर दिया। चूंकि उसके दोनों हाथों पर मेहंदी लगा था, इसीलिए वीर ने अपनी जेब से है कि निकाला और उसके होठों पर लगे जूस को साफ कर वहां से जाने लगा। अभी वो वहां से जाता
उससे पहले ही निधि अपनी आंखें मटकाती हुई बोली, क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, आप तो वाकई में बीवी का बहुत ही ख्याल रखते हैं। मिसेस चौहान, आपने तो सुना ही होगा कि लोग अपनी जान का ख्याल रखते हैं, तो बस आप ये समझ लीजिए बीवी मेरी जान है तो मैं भी अपनी जान का ही ख्याल रख रहा हूँ। वीर बिना पीछे मुड़े ही निधि को जवाब दिया और आगे बढ़ गया। वहीं उसकी बात सुनते ही निधि ने जोर से सिटी क्या बजाई। वीर हल्का सा उसकी तरफ मुड़ बड़बड़ाया, डॉट 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 अनबिलीवेबल। इधर निर्वी के साथ बैठी सिया के हाथ पर भी मेहंदी लग रहा था कि तभी निर्वी चहकते हुए बोली, रूही दी, आप अपने हाथ में जीजू का नाम दिखाइए ना, मुझे देखना है कि उनका नाम आपके हाथों पर कैसा लगता है। रूही ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। सिया की नजर सो उसके हाथ में लिखे रुद्र के नाम पर टिकी थी। सिया के हाथ पर मेहंदी लगा रही लड़की ने पूछा, मैडम आपके हाथ में किसका नाम लिखना है? सिया ने रूही के हाथ पर लिखा रुद्र का नाम धीमे से बुदबुदाया, जिसे सुनते ही उस लड़की ने वही नाम किया के हाथ पर लिख दिया। मैडम हो गया, मेहंदी वाली लड़की ने कहा तो सिया जो अब तक रूही के मेहंदी में उलझी थी उसका ध्यान अपने हथेली पर गया, जिसमें बहुत ही सुंदर हार्ट शेप में रुद्र लिखा चमक रहा था। रुद्र का नाम अपनी हथेली पर देखते ही सिया के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई और धड़कनों की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि उसके बगल में बैठी निर्वी के कानों तक भी पहुंच रही थी। सिया दी, आप ठीक है? क्या हुआ, आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? हम ठीक है। अच्छा, आप अपनी मेहंदी दिखाइए ना, हम भी तो देखे कि मेरे छोटे जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं। नहीं नहीं, हम आते हैं अभी। हड़बड़ाते हुए सिया वहां से सीधे कमरे की तरफ भाग गई, बिना ये जाने कि उसकी हथेली पर लिखा नाम किसी की नजरों में अच्छी तरह से छप गया है। उसे ऐसे भागने से निर्वी उसे नासमझी से देखने लगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो माहिरा थी। वो सिया दी, पता नहीं क्यों ऐसे डॉट वरी, कुछ अर्जेंट होगा इसीलिए गई होगी। तुम अपनी मेहंदी दिखाओ ना, मुझे देखना है। इधर सिया भागते हुए कमरे में आई और सीधा वॉशरूम में घुस गई। उसने जल्दी से टैब ऑन किया और अपनी हथेली उसके नीचे कर दी। गॉड जी, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? जितना हम उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये सब बस ये मेहंदी अपना रंग ना लाए, वरना अगर किसी ने हमारे हाथ पर उनका नाम देखा तो न जाने क्या सोचेगा। कल कितना कुछ हमने कह दिया उन्हें, इसीलिए आज उन्होंने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। फीकेपन से मुस्कुराते हुए, अच्छा है ना वो हमारी तरफ ना देखे, यही तो हम चाहते थे। तो अब हमारे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है उनके ऐसा करने पर? गॉड, पहले क्या हम कम परेशान थे जो अब ये मेहंदी का रंग भी इतना गहरा हो गया? अब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। काश काश के मिस्टर हंडसम हमें आपसे मोहब्बत ना हुई होती तो हमें यूं इतना दर्द ना सहना पड़ता। कहते हुए सिया ने अपने हथेली पर लिखे रुद्र के नाम पर अपने होठ रख दिया और बाथरूम के फर्श पर सिकुड़कर बैंक थी। उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपाया और जोर से रो रही सिया। उसके दिल में अब तक जो हर्ष था उसे संभालना उसके लिए मुश्किल हो
इधर मीरा परेशानी में वीर को ढूंढ रही थी। तभी उसे सामने से फोन पर बात कर रहा वीर नजर आया। वो भागते हुए उसके पास आ गई। उसे इतना परेशान देख वीर ने तुरंत कॉल कट किया और उसका चेहरा दोनों हाथों में धाम बोला, बीबी क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो वीर जी, आपको पता है रुद्र, पता नहीं क्यों हमें खुश नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बीची, तुम ज्यादा सोच रही हो। हम ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, कहीं हमने उसकी शादी के लिए जल्दीबाजी तो नहीं कर दी? बीवी, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं अभी रुद्र से बात करूंगा। लेकिन तुम रिलैक्स हो जाओ पहले, कहते हुए वीर ने मीरा को सोफे पर बिठाया। आपको पता है, सुबह जब हम उसके कमरे में गए तो उसकी आंखें एकदम लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात सोया ही ना हो। तुम ये पानी पियो, मैं उससे बात करके आता हूँ। और खबरदार, अगर तुमने फालतू का कुछ सोचकर अपनी तबीयत खराब की तो। रुद्र के कमरे में जाते हुए वीर ने मीरा को सर्द लहजे में धमकी देते हुए कहा, जिसपे मीरा सिवाय सिर हिलाने के और कुछ कह ही नहीं पाई। अपने हथेली पर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा सनम। देख, माहिरा चेहरे पर बेहद दिलकश मुस्कान लिए शौर्य और एक लड़के से बात कर रहे देव के पास आ गई। सनम, हमें आपको कुछ दिखाना है। देव, जिसकी पीठ इस वक्त माहिरा की तरफ थी, उसने जैसे ही माहिरा की आवाज सुनी झट से पीछे मुड़ थोड़े सर्द लहजे में, तुम जाओ यहां से, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। महीना सनम, पहले हमारी बात सुन लीजिए। हमें माहिरा की बात अधूरी रह गई क्योंकि देव के साथ खड़ा लड़का थोड़ा आगे आ माहिरा को बड़े ही इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल। अगर देव को तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मुझे तुम में और तुम्हारी बात दोनों में ही इंटरेस्ट आ रहा है। आकाश, बिहेव योर सेल्फ। अगर इसकी तरफ आंख उठा कर भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। देव एकदम से माहिरा के आगे खड़ा होते हुए बोला, जिसकी वजह से वो लड़का जिसका नाम आकाश था उसे अब माहिरा दिखाई ही नहीं दे रही थी। अरे देव, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। वैसे ये तुझे सनम क्यों कहाँ रही है? क्योंकि ये हमारे सनम ही है, चपड़गंजू। लेकिन ये बात तुम जैसे पिल्लों को कहाँ ही समझ में आएगा। वैसे तुम्हारा चेहरा ना एकदम फटे हुए ढोल के जैसा लग रहा है। मन कर रहा है कि हम पीटते जाए। माहिरा, तुम सनम, बस 5 मिनट आप हमें दे दीजिए। हाँ तो तुम हड़प्पा की खुदाई से निकले अद्भुत पिल्ले, तुम वहां की कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ ना हमें। जैसे खुदाई के अंदर कीड़े मकोड़े कैसे रहते हैं, आखिर तुम तो उनके दोस्त रह चुके हो ना। उसकी अजीबोगरीब बातें आकाश के सिर से ऊपर होकर जा रहा था, लेकिन इतना तो उसे भी पता चल रहा था कि सामने खड़ी लड़की उसकी इंसल्ट कर रही है। वही शौर्य बेचारा अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगा हुआ था, क्योंकि अगर देव ने उसे हंसते हुए देख लिए तो उसका बैंड बज जाता। अभी माहिरा कुछ और कहती उससे पहले ही देव उसका हाथ पकड़ खींचते हुए वहां से साइड में ले गया। लेकिन जाते जाते भी माहिरा ने एक टफ लुक आकाश को दिया, जिसे देखते ही आकाश ने अपना थुक गटक लिया। गुस्से में लाल चेहरा लिए देव ने माहिरा को दीवार से लगाया और उसके दोनों तरफ हाथ रख उसके चेहरे पर झुक गया। माहिरा मुस्कुराते हुए उसे खुद के इतने करीब देख रही थी। वही
उसकी मुस्कान देखते ही देव गुस्से में अपना जबड़ा भींचे। ये क्या पहन रखा है आज तुमने? पहना तो पहना, लेकिन क्या जरूरत थी उस आकाश के सामने जाने की? हमें थोड़ी पता था कि आप उस छुछुंदर के साथ खड़े हैं। हम तो आपके पास आए थे। वैसे भी आज मेहंदी थी तो सबने ऐसा ही लहंगा कैरी किया है। हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसा कौन सा तूफान आ गया था जो तुम मेरे पास आ गई? उसकी बात पर माहिरा अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी। हटिए आप, हमें अब नहीं बताना कुछ भी आपको। कुछ देर उसे घूरने के बाद माहिरा ने उसे धक्का दे खुद से दूर कर वहां से जाते हुए बोली। लेकिन अभी वो वहां से जाती उससे पहले ही देव ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। क्या है? अब हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई मुझे इग्नोर करके जाए ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। सीधे सीधे बता रही हो या नहीं कि क्या दिखाना चाहती थी मुझे? देव ने माहिरा को एक झटके से खींच वापस वॉल से लगा उसके दोनों साइड हाथ रखते हुए बोला। वही माहिरा मुंह फुलाते हुए। नहीं, ना सीधे सीधे बताएंगे और ना ही टेढ़े टेढ़े। क्या करेंगे आप? नहीं मानोगी। वेल अब मुझे जानना भी नहीं है कुछ। और हाँ, मुझे तुम्हारे लहंगा पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने ये जिस तरह से दुपट्टा कैरी किया है ना, इसे अभी जाकर ठीक कर लेना। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम्हें ऐसे कोई और भी देखे। समझ में आई बात? उसकी बात सुन माहिरा ने खुद के दुपट्टे को देखा जो उसने एक साइड कंधे पर टक किया था, जिससे सामने से उसकी पतली और गोरी कमर साफ दिख रही थी। उसने झट से पलके उठा सामने देखा। देव अभी भी उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तो सनम, किसी और के हमें देखने से आपको फर्क पड़ता है ना? तुम जो सुनना चाहती हो वो इम्पॉसिबल है, इसीलिए पहले खुद का हुलिया सुधारो। एक नज़र उसे देख देव वहां से जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही माहिरा उसके सामने आ अपने दोनों हाथ उसके आगे कर दिए। मेहंदी से भरे हाथों को देख देव ने अपनी भौहें उचकाई तो माहिरा ने शर्माते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ा तो बहुत ही सुंदर डिजाइन में सनम लिखा दिखाई देने लगा। वो डिजाइन ऐसी थी कि जब दोनों हथेलियां आपस में जुड़ती तभी सनम लिखा दिखता, नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई डिजाइन हो। साफ शब्दों में कहा जाए तो दोनों हाथों पर उसने आधे आधे लेटर लिखवाए थे। देव की नजर जैसे ही मेहंदी पर पड़ी, उसकी नजरें माहिरा के चेहरे पर टिक गई। ये तुमने क्यों लिखवाया है? ताकि हमें पता चल सके कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको, अगर इसका रंग गहरा नहीं आया ना तो आपके सिर के सारे बाल हम खींच लेंगे। इसका मतलब जब 4 दिन बाद इसका रंग उतर जाएगा तो मेरा प्यार कम हो जाएगा, है ना? मतलब आप मानते हैं कि आप भी हमसे प्यार करते हैं? माहिरा ने तुरंत उससे सवाल किया। इस वक्त उसके चेहरे पर जो चमक थी वो वहां झिलमिलाते लाइट्स को भी पीछे छोड़ रही थी। वहीं देव बाबू तो अब बिना जवाब दिए वहां से जाने लगे कि पीछे से माहिरा ने चिल्लाते हुए कहा, आज संगीत में आपको हमारे साथ डांस करना होगा सनम, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। और हाँ, अभी तो आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें इसका जवाब चाहिए। देव बिना कुछ जवाब दिए वहां से निकल गया। इधर सिया अभी भी बाथरूम के फर्श पर घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी थी। उसकी आंखें रोने की वजह
से एकदम लाल हो गई थी और नाक तो एकदम पकौड़ा बना हुआ था। तभी बाथरूम का दरवाजा नॉक हुआ, जिसे सुनते ही सिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने झट से अपनी हथेली पर रची मेहंदी देखी, जिसका रंग अब और भी गहरा हो गया था। सिया, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बाहर से आते निधि की आवाज सुन सिया झट से खड़ी हो गई। उसने मिरर में देखा, अपना हुलिया सुधारा, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी मेहंदी थी। उसे कैसे छुपाए? अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसने झट से अपने बालों में लगे हेयर पिन निकाला और उसे अपने हथेली में जोर से चुभा लिया, जिससे उसकी सिसकी निकल गई और आंखें भी भर आई। उसके सिसकने की आवाज सुनते ही निधि घबराते हुए, सिया क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मासी, हम ठीक है। वो हमारे हाथ में ये हेयरपिन चुभ गया था। सिया ने बिना देर किए जल्दी से दरवाजा खोला। निधि की नजर जैसे ही उसके हाथों से बह रहे ब्लड पर गया, उसके होश उड़ गए। उसकी पूरी हथेली खून से भरी थी। उसने सिया के चेहरे को देखा, जिस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। उसने तुरंत उसे बेड पर बिठाया और साइड ड्रावर से फर्स्ट एड लेकर उसके हथेली पर बैंडेज करने लगी। थोड़ी देर बाद सिया के सामने बैठी निधि उसे घूर कर देख रही थी। कुछ पूछा? सिया, जवाब दो मुझे। ये पिन तुमने जानबूझकर चुभाया ना, ताकि तुम्हारे हाथों में लिखा वो नाम किसी को दिखे ना? मासी, पर क्या कह रही है? हम ऐसा क्यों करेंगे? ताकि हम सबको उस लड़के का नाम पता ही ना चले जिससे तुम प्यार करती हो। सच सच बताओ सियावी, लड़का कौन है? मैंने देखा, नीचे सा से कुछ था, और अभी वॉशरूम में तुम रो रही थी ना। तुम्हारी आंखों इतनी लाल हो गई है, जाने मन को क्या जवाब दोगी तुम? जी हाँ, वो निधि थी जिसकी नजर सिया के मेहंदी पर पड़ी, लेकिन वो पूरा देखती उसके पहले ही सिया उसके सामने आ गई थी। मतलब मासी ने पूरा नाम नहीं पढ़ा। गॉड जी, बड़ा वाला थैंक यू आपको। मन ही मन सोच सिया ने अब एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर चिपकाई। मासी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मेहंदी में किसी का नाम नहीं था। रही बात रोने की, तो रूह दी कल हम सबको छोड़ कर जा रही है, तो बस इसीलिए रोना आ गया था हमें। पक्का यही बात है ना? निधि ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। पक्का मासी, यही बात है। अब चलिए, संगीत के लिए तैयार नहीं होना आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं, आप सबको भी डांस करना पड़ेगा। अरे सिया दी, मम्मा तो करेंगी ही ना डांस, आखिर उनका साथ डैड जो देने वाले हैं। दरवाजे से अंदर आती हुई निर्वी ने खिलखिलाते हुए कहा। इधर वीर जैसे ही रुद्र के कमरे में पहुंचा, वहां घुप्पा अंधेरा और सिगरेट के धुएं की स्मेल पूरे कमरे में भरी हुई थी। उसने सबसे पहले लाइट ऑन की और उसकी नजर सोफे पर बैठे रुद्र पर पड़ी, जिसकी आंखें लाल, बाल एकदम बिखरे हुए थे। ये देख वो इतना तो समझ गया था कि उसका बेटा बहुत ही परेशान है, क्योंकि रुद्र सिगरेट को हाथ तभी लगाता जब वो परेशान हो। वो बिना कुछ बोले उसके बगल में बैठ गया। रुद्र ने भी अब तक कुछ नहीं बोला था। कुछ देर की चुप्पी के बाद वीर बोला, चलो मेंशन चलते हैं। अब ये शादी नहीं होगी, मैं मिस्टर रघुवंशी से कह देता हूँ। नो डैड। डैड हो तुम्हारा, इसीलिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते।
मैंने या बीवी ने कभी तुम दोनों पर अपनी मर्जी नहीं थोपी है, जो तुम इस तरह का हुलिया बनाकर बैठे हो। अगर रूही नहीं पसंद थी तो पहले बता देना चाहिए था ना। यहां तक बात पहुंचती ही नहीं। प्यार तो मॉम भी तब आपसे नहीं करती थी जब आपने उनसे शादी की भी, लेकिन अब वो आपसे बेहद प्यार करती है। फिर एक गहरी सांस लेहा। ये सच है कि मैं सही से प्यार नहीं करता, लेकिन ये भी सच है कि कल मेरी शादी है। आप चलिए, मैं 5 मिनट में आला हूँ। संगीत का फंक्शन शुरू होने वाला है, आप भी तैयार हो जाइए। वीर ने एक नज़र उसे देखा और सोफे से उठ गया। उसे पता था कि उसका बेटा उसके जैसे ही जिद्दी है। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से रुद्र, और हाँ मॉम को बता दीजिएगा मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में घुस गया और वीर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। आपसे किसने कहा मैं ये शादी नहीं करना चाहता? प्रिंसेस ने बताया मुझे कि तुम रूही से प्यार नहीं करते और